आरक्षण से बदलेगा निकाय। मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में मेयर, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत में अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल 192 नगरीय निकाय के लिए आरक्षण किया गया है। इस बार 5 नगर निगमों में महिला मेयर चुनी जाएंगी। रायपुर से सामान्य वर्ग की महिला मेयर चुनाव लड़ेगी। 54 नगर पालिका में 18 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इनमें से 3 एससी, 2 एसटी और 4 ओबीसी और इसी के साथ 9 सीट सामान्य वर्ग की महिला यहां पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं 124 नगर पंचायतों में आरक्षण किया गया है। इसमें से 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इनमें से 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 7 सीटों में महिला चुनाव लड़ेंगी। वहीं ओबीसी के लिए 26 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 9 सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। 62 सीट सामान्य के लिए रिजर्व रखी गई है। इनमें से 20 सीटें महिलाओं के लिए यहां पर आरक्षित की गई हैं। रायपुर नगर निगम इस बार महिला महापौर का चुनाव लड़ेगी। आरक्षण प्रक्रिया के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखाई दी। वहीं मीनल चौबे इस बार महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले नेता क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है, मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया था, मुझे महिला नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया था। मेरे अनुभवों का लाभ मुझे मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरे पार्टी संगठन का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो महिलाओं का दुख दर्द है वो पुरुष वर्ग नहीं समझ पाता। अगर महिला महापौर बनेगी तो महिलाएं सशक्त बनेंगी। महिलाओं की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होंगी। अब आने वाले समय में देखिए, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि 0% भ्रष्टाचार के साथ नगर निगम रायपुर में महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा। और वो सबका अपना निर्णय होता है। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता था, अब जहाँ तक परिवार की बात है वो तय करेंगे, पार्टी तय करेगी कि जिसको चुनाव लड़ाना होगा। बहुत अच्छा प्रत्याशी अच्छा रहेंगे। नहीं, पार्टी में पूरा काम करेंगे, जिसको पार्टी टिकट देगी। भूमिका उसी प्रकार से सक्रियता की रहेगी, जैसे मैं चुनाव लड़ता था उसी प्रकार से वही भूमिका रहेगी। भले प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन भूमिका तो वही रहेगी। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। मैं परिचय आप सभी का करा देता हूं। हमारे साथ प्रगति बाजपेयी जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत करते हैं प्रगति जी आपका। डॉक्टर गंधर्व पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है गंधर्व जी। गंधर्व जी, नगरीय निकाय का चुनाव है, राजनीति करना अच्छा नहीं लगता। बीजेपी के पास, बीजेपी के खेमे में काफ़ी खुशी का माहौल है। मैं अभी मीनल चौबे जी को सुन रहा था, काफ़ी खुश नज़र आ रही थी वो। क्या मीनल चौबे ही महापौर का चुनाव लड़ेंगी बीजेपी की तरफ से? ये निश्चित तौर पे वे अपने आप में एक प्रबल दावेदार हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 5 वर्षों में जो पूर्व महापौर हैं और जिस प्रकार की भ्रष्टाचारी घटनाएं रायपुर नगर निगम में, रायपुर शहर को देखने को मिली। स्मार्ट सिटी फंड के 850 करोड़ रुपए कहाँ स्वाहा हो गए, वो लोगों को पता नहीं चला। इस प्रकार की चीजें जब रही तो उन्होंने पुरजोर से सामने आकर विरोध प्रदर्शन सभी चीजें की हैं। पर वर्तमान में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारा सदस्यता अभियान भी अभी संपन्न हुआ है। उसमें 60 लाख सदस्य हमने छत्तीसगढ़ में बनाए हैं, जिसमें बहुत से प्राथमिक सदस्य हैं और बहुत ने सक्रिय सदस्यता भी प्राप्त की है। तो निश्चित तौर पे सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार होता है कि वे अपने अपनी दावेदारी पेश करेंगे और पार्टी संगठन और संगठन के वरिष्ठ नेताओं को जिसकी दावेदारी सबसे मजबूत लगेगी और जो कैंडिडेट जिताऊ लगेगा उसको टिकट दी जाएगी और उसे रायपुर नगर निगम में महापौर का चुनाव लड़ाया जाएगा। चलिए, बिल्कुल। प्रगति जी, आपके पास आना चाहूंगा। पहले जब नगरीय निकाय के चुनाव होते थे अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे, अब इस बार चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि आपकी सरकार में जब पिछली बार भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो आप लोगों ने संशोधन किया था और अब जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं अब वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होने हैं और जितना भी आरक्षण अभी हुआ 50% आरक्षण, आरक्षित सीटें हैं। कैसे देखती हैं आप, और कांग्रेस के लिए क्या ये चुनौती है और इस चुनौती का आप कैसे सामना करेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ये चाह रही थी कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो। इसका विरोध किया था डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने। जी अमनदीप जी, चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुए चाहे अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो,
जनता पहले पिछले बार जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब पार्षदों ने महापौर चुना, उन पार्षदों ने जिन्हें जनता ने पार्षद बनाया था और उन पार्षदों ने महापौर चुना। अब जनता पार्षद और महापौर खुद चुनेगी। तो कांग्रेस किसी भी चुनाव से दूर नहीं है, किसी भी चुनाव से डर नहीं रही है। दम खम के साथ कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और चुनाव किसी भी प्रणाली से हो, हम उसके साथ है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है और निश्चित तौर पर कांग्रेस की विजय श्री कांग्रेस को प्राप्त होगी। जैसे पिछले 3 बार से आपने देखा कि ये रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा था। पिछला कार्यकाल जब प्रमोद दुबे जी का कार्यकाल था, प्रमोद दुबे जी महापौर थे, आपको ज्ञात होगा, स्मार्ट सिटी लागू हुई थी, तो सबसे ज्यादा कार्य भाजपा की सरकार रहते हुए भी उस समय पे हुए जब प्रमोद दुबे जी महापौर थे और रायपुर सिटी को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। अभी आप देखें तो एजाज ढेबर जी जब महापौर थे तो उन्होंने कई राष्ट्रीय लेवल के ऐसे पुरस्कार नगर निगम के नाम पर लेकर आए, नगर सफाई के नाम पर हो चाहे नगर निगम के कार्यों के नाम पर हो, जो ये सिद्ध करता है कि रायपुर नगर निगम पे अगला कब्जा भी कांग्रेस का होगा। जबकि एजाज ढेबर जब ये पुरस्कार लेकर आए तब केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कार्य किया होगा तब तो उन्हें पुरस्कृत किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चलिए बिल्कुल प्रगति जी, लेकिन बाहर ना बाजार काफी गर्म है, कयासों का बाजार गर्म है और लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं, मैं भी बीजेपी के एक नेता हैं, मेरे मित्र हैं, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को काफी दिक्कत होगी अब प्रत्याशी के लिए, ऐसा है क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं अमनदीप जी, आप देखेंगे जब हमारे यहाँ प्रत्याशियों के लिए एप्लीकेशंस मंगाए जाएंगे, आवेदन मंगाए जाएंगे, तो आप देखेंगे कि प्रत्याशी आपको लिस्ट देखेंगे आप, कांग्रेस पे भी बहुत कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कई पीढ़ियों से कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। और आप देखिए अभी अधिसूचना लागू होने दीजिए 7 दिन के बाद, फिर आप देखेंगे कि कांग्रेस के पास भी प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। अमनदीप जी, आपने देखा कि मीनल जी का कार्यकाल था, मीनल जी नेता प्रतिपक्ष थी, उन्हें जनता के बीच में जाने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल है जो अपने वहाँ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं गए तो उनके नाम नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बाकी के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस पार्टी के बाकी के कार्यकर्ता हो। अमनदीप जी चलिए ठीक है, गंधर्व जी आपके पास आना चाहूंगा। शिव डहरिया जी को सुन रहा था, बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, एक तो पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रशासकों की नियुक्ति हुई, अभी तक पहले चुनाव हो जाया करते थे, उन्होंने कहा कि चुनाव में लेट लतीफी हुई है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर कह रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी जानबूझकर लेट लतीफी कर रही है, प्रशासक बैठाए जा रहे हैं नगर निगम में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी कहीं ना कहीं पहले से प्रतिबद्धता रही है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा पे कार्यरत रहेंगे। उसी की दिशा पे छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा प्रयास किया गया जिससे बार बार आचार संहिता लगने से लोक कार्यों की जो हानि होती थी उसको प्रभावित ना करते हुए किस प्रकार से सभी चुनाव समय रहते संपन्न करा लें और बार बार आचार संहिता के चलते लोकहित के कार्य प्रभावित ना हो, इस मंशा के तहत अभी कुछ समय के लिए अल्पकाल के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की गई है और उनकी नियुक्ति के पश्चात भी जो विकास के कार्य हैं वो निरंतर उनके माध्यम से चलते रहें, क्योंकि जो निर्वाचित महापौर और जनप्रतिनिधि थे उनका कार्यकाल संपूर्ण हो चुका था। तो ऐसे में जनता के विकास के कार्यों में कहीं भी कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसी एक मानसिकता के साथ इस निर्णय को लिया गया था और इसे पूर्णतः लागू भी कर रहे हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षाओं के पहले सभी चुनाव को हमें संपन्न करने के लिए भी प्रयासरत रहना है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा इसको जल्दी कर लिया जाए। चलिए बिल्कुल, और हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दुबे सर भी जुड़ गए हैं। प्रशांत सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका और मेरा सवाल है सर आपसे, नगरीय निकाय का चुनाव सर, गली मोहल्ले का चुनाव है, राजनीति ना ही हो तो बेहतर है। अब ऐसे में मुझे लगता है कि जनता को ये जानना चाहिए कि उनका प्रत्याशी कौन है और ये काफ़ी साफ छवि का होना चाहिए, क्योंकि गली मोहल्ले में सर राजनीति ना हो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं वापस प्रगति जी आपके पास आना चाहूँगा। चुनौती की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है कि आपको काफ़ी कठिनाई होगी। अभी महापौर का कार्यकाल अभी खत्म हुआ, प्रशासकों की नियुक्ति हो गई, अभी तक अब जो कलेक्टर हैं वो नगर निगम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जब तक चुनाव नहीं हो जाते। और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि प्रशासकों की नियुक्ति करने की ज़रूरत क्या थी। आखिर में मैं शिव डहरिया जी को सुन रहा था और इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, ये भी जानना चाहते हैं।
देखिए, बिल्कुल यदि नगर निगम में महापौर तैनात हैं या नगर पालिकाओं में नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायतों में नगर पंचायत अध्यक्ष थे, तो जब तक आचार संहिता नहीं लगती, जैसा पहले होता था, तब तक उनका कार्यकाल पूरा चलना चाहिए। आचार संहिता के बाद आप प्रशासक बिठाएं, ठीक है, आचार संहिता लगने के पहले प्रशासक उस पर बिठाए जा रहे हैं, तो इस पर एक प्रश्न था, ये कोई विरोध नहीं था, क्योंकि जो लोकतंत्र कहता है जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए, अमनदीप जी, कि जब आचार संहिता लग जाए तब आप प्रशासक बिठाएं। तो अभी तक चुनाव में आरक्षण नहीं हुआ था, अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, उसके बाद प्रशासक को बैठा दिया जाना, तो इस पर तो प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक सी बात है, अमनदीप जी। चलिए, बिल्कुल प्रगति जी। गंधर्व जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और अच्छा, इसी बीच में प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं सर। और आपसे सवाल है सर कि गली मोहल्ले का चुनाव है सर, और ऐसे में जो प्रत्याशी है उसकी छवि काफ़ी साफ होनी चाहिए, क्योंकि गली मोहल्ले में राजनीति ना हो सर, ये बेहतर बात है। और नगरीय निकाय के चुनाव अब होने हैं सर, आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इस पर सबसे पहले आपका रुख करता हूँ सर। मेरे से क्वेश्चन है सर। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से जो नगर निगम का चुनाव होता है या सरपंच का चुनाव होता है, वो स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है, और जो लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं वो आपस के जो मोहल्ले के मुद्दे रहते हैं उन्हीं से जुड़े हुए रहते हैं, कि जो भी पार्षद बने या महापौर बने वो लोगों के लिए उपलब्ध हो हमेशा, कि कोई भी अगर समस्या हो रही, क्योंकि नगर निगम से बहुत सारे काम लोगों के जुड़े होते हैं, पार्षद से जुड़े होते हैं, तो वो उपलब्धता की आवश्यकता होती है। अगर महापौर लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा और उनका काम करेगा, कुछ ऐसी सुविधाएं पैदा करेगा कि जो वो सीधे लोगों को प्रभावित करें, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रक्रिया अगर अपनाई जाती है तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर महापौर उपलब्ध ना हो, लोगों से मिले ना, कोई कुछ ऐसा काम ना कर पाए जो लोगों को सीधे फायदा पहुंचाए, तो फिर बहुत ज्यादा इसका औचित्य रह नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर कही है आपने। लेकिन सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं और जो नेता होते हैं शुरुआत में तो वोट मांगने के लिए वो जाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं सर। और नगरीय निकाय चुनाव में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि ये छोटा चुनाव है, गली मोहल्ले का चुनाव है। लेकिन इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आती है कि महापौर वार्ड में नहीं आए, मिलने नहीं आए, समस्या नहीं सुनी गई। इस तरीके की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं सर। देखिए, निश्चित रूप से ऐसा होता है कि चुनाव के बाद जो महापौर होता है वो सीधे नगर निगम के मुख्यालय में बैठ जाता है, और वार्डों से उसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। पार्षदों से उसका वार्तालाप नियमित रूप से नहीं होता, कि भाई आपके वार्ड में क्या समस्या है उसको बताई जाए, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो इन चुनाव में सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति महापौर बनता है उसको खुद ये तय करना चाहिए कि वो जोन के हिसाब से या वार्डों के हिसाब से जो भी उसको सुविधा हो, उसके हिसाब से वहां के पार्षदों से वो मिले और पूछे कि आपके मोहल्ले में ऐसी कौन सी समस्या है जो मास लेवल पर है, जिसको हम पहले दूर कर सकते हैं। समस्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन जिससे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं उन समस्या को दूर करने का पहले प्रयास करना चाहिए। तो अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें ऐसी कोई भी प्रक्रिया मेरे को नजर नहीं आई कि महापौर अलग से पार्षदों से मिले कि भाई आपके मोहल्ले में कौन सी समस्या है उसको बताओ, जिसको हम मिल के दूर कर सकें। वो किसी भी पार्टी का पार्षद हो सकता है, किसी भी पार्टी का महापौर हो सकता है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आप चुनने के बाद जब आप चुने जाते हैं तो फिर आपका जो कार्यभार है वो अलग हो जाता है। तो अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। पार्षद अपने हिसाब से कामों को निपटाता है, महापौर अपने हिसाब से कामों को निपटाता है, जबकि होना ये चाहिए कि महापौर खुद पार्षद के साथ बैठे और समस्या को समझे, सुने और उसके बाद उसको दूर करने का प्रयास करे, दोनों मिलकर, पार्षद और महापौर दोनों। लेकिन ऐसा अभी तक तो होता नहीं दिखा है भाई। अब आगे क्या होता है पता नहीं। बिल्कुल प्रगति जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है इसमें। नगरीय निकाय चुनाव है, लिटमस पेपर की तरह है ये चुनाव कांग्रेस के लिए। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मुझे लगता है मैं भी इस गंभीरता को समझ पाऊंगा और आप भी इस गंभीरता को समझ पाएंगे। ऐसे में लेकिन अक्सर देखा गया है प्रगति जी कि जिसकी प्रदेश में सरकार होती है, जैसे प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, अब ऐसे में पिछली बार आपकी सरकार थी, 2018 में कांग्रेस चुनाव जीती थी विधानसभा का, तो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिला। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिल गया तो ये चुनाव भी आप लोग गवा देंगे। इसके लिए कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है?
देखिए मनदीप जी, मैं पिछले कार्यकाल में लेकर जाती हूँ, जब 2013 से 18 के बीच में माननीय रमन सिंह जी का कार्यकाल था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रमोद दुबे जी निर्वाचित होकर महापौर बने, उसके पहले किरणमयी नायक जी महापौर बनी। दोनों कार्यकाल में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी वाकई आपने जो बात कही कि लिटमस पेपर का जो टेस्ट होता है उसके तरह हमारी बहुत कड़ी परीक्षा है कांग्रेस की, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पीछे थे, कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों में हम पीछे थे, जिसके कारण हमें 3 चुनाव में लगातार हार का सामना करना पड़ा, हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो। तो अभी कांग्रेस की जो तैयारी है, उस तैयारी में दम खम के साथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता निकल कर आएगा। और ये गली मोहल्ला का चुनाव है, कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि वार्डों में आप देखेंगे तो अभी भी हार जाने के बाद भी वो वार्डों में हर वर्ग के लोगों के साथ मिल रहा है, जुड़ रहा है। तो इसके परिणाम हमको अमनदीप जी मिलेंगे, पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, इसकी हमको आशा है। और जनता हमको फिर नगर निगम में तीसरी बार मौका देगी, चौथी बार। बिल्कुल बिल्कुल प्रगति जी, आपका कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा है कि आप इस बार पूरी तैयारी में हैं और जितनी बार मैं प्रश्न पूछ रहा हूं बहुत एनर्जी के साथ, बहुत हंसते हुए आप उस प्रश्न का जवाब दे रही हैं। गंधर्व जी आपके पास जाऊंगा। प्रगति जी काफी कॉन्फिडेंस हैं, कह रही हैं कांग्रेस इस बार वापसी करेगी, लिटमस पेपर टेस्ट में पास होगी कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को दावेदार समझ रही हैं, इसलिए स्वाभाविक है उनका खुश होना। और लिटमस टेस्ट और ये सभी चीजों के लिए अभी वर्तमान की आप स्थिति देखेंगे तो जिस प्रकार से अभी प्रगति जी ने बताया कि 3 चुनाव से उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, तो उसमें समकक्ष है कि प्रदेश की जनता का जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और अभी वर्तमान में हमारा सदस्यता अभियान चला, जिसमें हमने प्रदेश में 60 लाख से अधिक सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है। आप प्रदेश की आबादी के अनुपात में देखेंगे तो प्रदेश का हर चौथा व्यक्ति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो जिस प्रकार से अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय जी की विभिन्न विकासकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है, अंत्योदय के लक्ष्य के साथ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास की प्रत्येक योजना को पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो पूरी जनता का श्रेय, पूरी जनता का प्रेम विष्णुदेव साय जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बना हुआ है। और निश्चित तौर पे इसका परिणाम अभी नगर निगम के चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में हम सबके समकक्ष आएंगे। अभी महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की 70 लाख माताओं बहनों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधा 1000 रुपए हस्तांतरित किया जा रहा है। पूर्व में जो युवाओं से वादा किया गया था कि सीबीआई जांच कराएंगे पीएससी भर्ती घोटाले की, तो सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। उस समय के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री जी के निज सचिव सामान सिंह सोनवानी जी अभी जेल की हवा खा रहे हैं। आप जब देखेंगे कि रोजगार की बात की गई थी तो साल भर के अंदर 10,000 से अधिक रोजगार छत्तीसगढ़ के युवाओं को विभिन्न अलग अलग माध्यमों से पहुंचाया गया है, दिलवाया गया है। तो इस प्रकार से सभी दिशाओं में हमने जो विकासकारी काम किए हैं उसके तहत मैं निश्चिंत हूं कि प्रदेश की जनता का लगातार जो आशीर्वाद और प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना हुआ है वो आगे भी बना रहेगा, चाहे किसान हो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल गंधर्व जी, आपका भी कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। प्रगति जी से भी मैं बात कर रहा हूं, वो भी काफी खुश नजर आ रही हैं। दोनों पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हैं। वरिष्ठ पत्रकार सर आपका रुख करना चाहूंगा। प्रशांत जी, मेरा सवाल है आपसे, 2 सवाल बनते हैं सर। एक और हम देखते हैं कि अक्सर जब कोई नेता अपनी दावेदारी पेश करता है और ऐसे में महिला सीट हो जाती है तो वो अपनी पत्नी को आगे कर देता है, वो चाहता है कि उसकी पत्नी को टिकट मिल जाए। पहली कंडीशन तो ये हो जाती है सर। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो प्रदेश स्तर के होते हैं, नगरीय निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे काफी ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो पार्टियों को क्या करना चाहिए सर, और क्या ऐसा हो कि एक तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो? देखिए, जहाँ तक पत्नियों को आगे करने की बात है तो इसके लिए सीधे सीधे पार्टियां जवाबदार हैं कि उनको ये सोचना चाहिए कि वो टिकट दें कि ना दें, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को आगे करता है महिला सीट होने के बाद, तो वहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो उसको वोट दें कि नहीं, वो इस काबिल है कि नहीं है, वो इसका आकलन लोगों को करना चाहिए। तो ये पार्टी लेवल पर लोगों के लोकल पे सोचने की बात है कि वाकई में वो इस काबिल है कि नहीं, और टिकट देना चाहिए नहीं, कि पहले पार्टी को सोचना चाहिए फिर लोगों को सोचना चाहिए। जहाँ तक आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है निष्पक्ष चुनाव की बात है, तो मेरा ये मानना है कि सभी चुनाव निष्पक्ष होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की
कोई ऐसी बात नहीं होती कि जो निर्वाचन अधिकारी है उस पर उंगली उठाई जाए, क्योंकि सारे अधिकारी इस बात का पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष होना चाहिए और सभी लोगों को इस पे भरोसा करना चाहिए कि हारने के बाद उंगली उठाना या इस प्रकार की बातें अगर ना हो तो ज्यादा उचित है, क्योंकि चुनाव लगातार होने वाली प्रक्रिया है। अगर हम किसी संस्था पर लगातार उंगली उठाएंगे हारने के बाद तो निश्चित रूप से लोगों का भरोसा भी उठता है और ऐसा सेट करने की बात सामने आ रही। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं और नगरीय निकाय के जो मुद्दे होते हैं, क्योंकि सर गली मोहल्ले का चुनाव है और ऐसे में जनता अपने प्रत्याशी को चुनना ज़्यादा पसंद करती है जो उनसे ज़्यादा घुला मिला हो, और ऐसे में वो प्रत्याशी सर जो लोगों से ज़्यादा घुला मिला हुआ होता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसे सफलता मिल जाती है। सर इस पर आपके विचार चाहता हूँ सर। बिल्कुल निश्चित रूप से लोगों को भी ऐसे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय प्रत्याशी क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो उनके लिए हर समय खड़ा रहे, वो उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करे। तो ऐसे व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए और पार्टियों को भी ये सोच समझ कर टिकट बांटना चाहिए कि कौन व्यक्ति अपने मोहल्ले में किस प्रकार का कार्य करता है, किस लेवल पे कार्य करता है, लोगों से उसका जुड़ाव क्या है, इस आधार पर भी टिकट बांटना चाहिए। अगर किसी ऐसे प्रत्याशी को आपने टिकट बांट दिया या कोई ऐसा प्रत्याशी जीत दिया जिसका लोगों से जुड़ाव नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के चुने जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और पार्टी को भी भविष्य में इसका नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए, मुझे लगता है काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो छत्तीसगढ़ में अब आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। देखने वाली बात होगी कि इस बार जीत का सेहरा किसके सर सजता है, क्योंकि अक्सर छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखा गया है कि जिसकी सरकार होती है फायदा नगरीय निकाय चुनाव में उसे ही होता है। बस 2013 डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल इसका अपवाद है, क्योंकि उस समय नगरीय निकाय की ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इसी